नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। सामना ने अपने एडिटोरियल में साफ तौर पर लिखा है कि अब INDIA जो है अलायंस, उसका नेतृत्व ममता बनर्जी या MK स्टालिन को करना चाहिए, मतलब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। एक तरफ जब जो सामना है वो उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो उसके प्रभाव में है, या वो उसको हैंडल करता है, रन करता है। वो राजनीतिक दल जो हिंदुत्व की बात करता रहा है, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित अपने आप को करता रहा है, और जो इस बात को गर्व से कहता रहा है कि जो विवादित ढांचा अयोध्या में ढाया गया था उसमें मुख्य भूमिका शिव सैनिकों की थी, उस राजनीतिक दल का मुखपत्र ये कह रहा है कि ऐसे लोगों पर उस अलायंस का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए, ऐसे नेता को उस अलायंस का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए जो हिंदुत्व को समाप्त करने की, सनातन को समाप्त करने की, इरेडिकेट करने की बात करता हो, जो अपने आप को जो ये कहता हो कि जो सनातन है वो डेंगू, मलेरिया और के एड्स के जैसा है। दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो जिस तरह की बात करती हैं या वो जिस तरह का अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, वो भी कहीं से भी शिवसेना की जो पुरानी जिस आधार पर या जिस आइडियोलॉजी को लेकर कि शिवसेना का निर्माण हुआ था, शिवसेना ने अपनी बात कहनी शुरू की थी, उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हालांकि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, और वो जिस तरह से असेंबली और उसके बाद अब जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में उनका हश्र हुआ है, वो भी साफ बता रहा है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि शिवसेना का एकमात्र मेयर जो अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन के बाद बना है, वो मुस्लिम है। ये बताता है कि किस तरह का पॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ले लिया है, वो पूरी तरह से साफ होता है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला जो आज है वो है कि आसाम के मुख्यमंत्री लगातार न केवल कांग्रेस पर आक्रामक हैं, बल्कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिसको वो मियाँ मुस्लिम कहते हैं, उस पर भी बहुत आक्रामक हैं। अभी जब आसाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने आज कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, तब भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने यही कहा कि वो अकेले एक क्रेडिबल हिंदू नेता कांग्रेस में बचे थे जिसने त्यागपत्र दे दिया। अब इसके बाद जब वो मियाँ मुस्लिम की बात करते हैं या किसी कांग्रेस के नेता को लेकर के आने की बात करते हैं, वो डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, वो जो मियाँ मुस्लिम्स को वापस भेजने की बात करते हैं, वो डिपोर्टेशन की बात करते हैं, और वो किस तरह से ज़िले के अधिकारी, ज़िले के जो अफसर हैं उनको अधिकार देते हैं कि और उस पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद कि इस तरह के जो काम हैं उसको वो करते हैं और करते हुए दिखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो काम कर रहे हैं उसमें केंद्रीय नेतृत्व की सहमति दिखती है, इसलिए कि केंद्रीय नेतृत्व पश्चिम बंगाल में NRC लाने की बात करता है। अभी SIR को लेकर के हालांकि विवाद नहीं थमा है, लगातार चल रहा है कोर्ट में और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष रूप से अमित शाह, ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो वहाँ पर वो NRC लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें
एनआरसी को लेकर के आसाम में कुछ दिक्कतें हैं। उसमें जिस तरह से हिंदुओं का नाम आ गया था, वो उस तरह की चीज़ों को लेकर के थोड़ी उलझने हैं। लेकिन जिस तरह से जो डेमोग्राफी को लेकर के और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के, विशेष रूप से जब वो अपना अड्डा बना करके रखे हुए हैं, जंगल सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं कुछ ज़िलों में, तो वो 95 से ढुबरी में लगभग 90% से ऊपर मुस्लिम हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हेमंत विश्व शर्मा बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि वो इस मामले में उनको केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिली हुई है। तीसरा जो मसला है जिसमें सरकार की किरकिरी होती हुई दिख रही है, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से एक चाइनीज़ रोबो, जो डॉग रोबो था, उसको अपना दावा किया है, उसको लेकर के सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमला है कि ये एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हुआ है कि कोई विश्वविद्यालय जो है वो इस तरह के दावे कर सकता है जहां पर कि वो किसी दूसरे देश के टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को अपना बताता है। अब इसको चूंकि अश्विनी वैष्णव ने रीट्वीट कर दिया था, तो इसमें दो डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि अश्विनी वैष्णव ने इस तरह के घटनाक्रम पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है, एक बात। दूसरा बात ये कि इमीडिएटली गलगोटिया का जो वहाँ पर स्टॉल था उसको वेकेट करने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष न केवल AI सबमिट को क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री की पब को अपने PR एक्सरसाइज का एक आधार इसको बता रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि किस तरह से मिस हैंडलिंग के कारण जो भारत का रेपुटेशन था वो ग्लोबली ख़राब हुआ है। ये एक बड़ा वो है। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है, भाजपा डिफेंड कर रही है, लेकिन आक्रामक है विपक्ष। और विपक्ष इसको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह का गोरख धंधा चलता है, और वहाँ पर भी रिजर्वेशन को ले आने का एक मसला ले आया जा रहा है। लेकिन इन सब से जो हट करके मामला है वो ये कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम जब भारत में हुए थे, तो किस तरह से फिल्दी टॉयलेट्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के पूरे विश्व में भारत के बारे में मजाक उड़ा था। तो क्या उस समय इसको वैसा इशू बनाया गया था कि ये भारत की मतलब अगर कोई इस तरह का घटनाक्रम हुआ है जिसके लिए कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये कुछ प्रश्न हैं जिस पर न विपक्ष कुछ सुनने के लिए तैयार होगा, ना उस पर कोई बात करने का फ़ायदा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर सरकार को घेरने की एक जो वो है वो लगातार जारी है, और सरकार इस मामले में निश्चित तौर पर डिफेंसिव निकल रही है। जो चौथा मामला है वो है कि बलूच फाइटर्स और खैबर पख्तूनख्वा के जो लड़ाके हैं वो उन्होंने लगभग पस्त कर दिया है पाकिस्तान की सेना को अपने इलाके में। अब उसमें कई चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो रही है कि वो जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं बलूचों के हाथ, जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, या खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके हैं। तो जब दो सेनाएं आमने सामने होती हैं या दो लड़ाकू फोर्सेस आमने सामने होती हैं तो कैजुअल्टीज़ होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोस्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी सेना के पोस्ट हैं, उनको उखाड़ दिया जा रहा है।
और पाकिस्तानी सैनिकों को होस्टेज बना लिया जा रहा है। अब ये जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना के लिए न केवल शर्मसार करने वाली बात है, बल्कि ये एक और बात बताती है कि शायद अब बलूचिस्तान ज़्यादा दिन पाकिस्तान के साथ रहने वाला नहीं है। वो जिस तरह की स्थिति में है वो एक अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है और वो आज नहीं तो कल अपने जो उनका अपनी योजना है उसमें कामयाब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस चीज़ को लगातार पाकिस्तान की सेना दावा कर रही थी कि वो वहाँ पर कमांड में है, वैसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके कि इस मामले में चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर और खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी पकड़ बना करके रखे, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से इन दोनों इलाकों में परास्त है और चाहे जिस तरह से भी आसिम मुनीर ने एक फील्ड मार्शल की उपाधि तो ले ली है, लेकिन वो डिलीवर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।